हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित यादव और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है इस एक्ट, इसको डीप में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये बता सकता हूँ कि अपने पास इससे पहले जो एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786, उसके अंदर नए अपने पास क्या हुआ था, नए गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल को। किसको बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया था। उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे और वो अधिकार क्या थे कि वो अपने काउंसिल के जो 4 मेंबर्स हैं उनके किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता था जो बंगाल में वहां पर एक गवर्नर जनरल थे प्लस उनके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। तो ये जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे, ये जो डिसीजन लेंगे इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था, उनकी ये शर्त थी कि उनको ये पावर दी जाए कि वो अपने 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सके। तो जो अपने पास चार्टर एक्ट ऑफ 1793 नया एक्ट आया था, इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो भारत देश के अंदर और बाकी गवर्नर जनरल्स थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो थे, या फिर हम कह सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे, उनको भी ये पावर दी गई कि वो भी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का कोई भी डिसीजन होगा तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि आपके पास जो और भी जो फ्यूचर जनरल्स होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, वो अपने गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज जो थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास, तो वहां के गवर्नर को भी ये पावर दी गई। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, वो ये कहती है, अभी हमें पता था, हम चाहे हम बॉम्बे की बात करें या फिर हम मद्रास की बात करें, बॉम्बे के जो गवर्नर हुआ करते थे वो भी पूरी रिपोर्ट भेज रहे थे किसको? जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनको बनाया गया था। जो मद्रास के गवर्नर थे वो भी पूरी रिपोर्ट भेज रहे थे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। सिर्फ रिपोर्ट्स भेजते थे, बाकी उनके ऊपर कोई भी उनका दबाव नहीं हुआ करता था। इस चीज को हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सिर्फ रिपोर्ट्स कलेक्ट करता था किसे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास से। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की बाकी जितनी भी पावर्स थी वो एज इट इज ही थी। बट इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर और ज्यादा कर दी गई। ठीक है। वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं, गवर्नर जनरल हैड मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है। तो उनकी पावर और कंट्रोल को और ज्यादा कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल ने और ज्यादा तेजी से कसना शुरू कर दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को। उनकी पावर्स क्या हो गई थी, अब ज्यादा हो चुकी थी। अब हम लोगों ने देखा था, जो हमने पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या देखा था हम लोगों ने कि जो ब्रिटिश के पीएम थे विलियम पिट्स, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था किस किस के बीच में, एक तो कॉमर्शियल और दूसरा पॉलिटिकल। इसलिए तो उसे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 को। तो उन्होंने क्या कहा था, जो कॉमर्शियल पार्ट है उसको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगी। ठीक है। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसकी होती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी। पॉलिटिकल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो भी होती हैं, उनको उनके लिए एक नया बोर्ड बनाया गया था, आपको याद होगा, जिसका नाम रखा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये किसके अंडर होती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर होती थी। ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा तो उन्होंने देखा भाई जो कमर्शियल पार्ट है अपना, जिसको कौन हैंडल कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा एक शक्तिशाली रूप में निकल के बाहर आ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कमर्शियल के साथ वो पॉलिटिकल पावर्स को भी अपने पास रख लें। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट हुआ।
उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कमर्शियल पावर भी ले लेते हैं, बट उस टाइम पर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि उन्होंने बोला अभी पूरी पावर तो हम नहीं ले सकते, इसलिए जो ट्रेड मोनोपोली है, ठीक है ना, ओनली कौन सी व्यापार के लिए जो उनको कमर्शियल पार्ट के लिए जो दिया गया था, उन्होंने उस एक्ट को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के लिए वहां पर उनको बोला गया था वहां जाके ट्रेड कर सकते हो, उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया कि अब से आप 20 साल तक और ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, ठीक है ना, ये चार्टर एक्ट 1793 में आया था। अगर उनको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो अगर यहाँ से 20 साल बाद अगर आप देखते हो तो अपने पास क्या हो जाता है, 1813 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1830। इसलिए जो अपना नेक्स्ट चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ही है। क्यों है? क्योंकि 20 साल के बाद तक की बात हुई थी कि आपका एक्सटेंशन किया गया है ट्रेड मोनोपोली का, कि आप और 20 साल के लिए यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो अगला जो एक्ट आया वो आता है 1813 के अंदर। बट उससे पहले इस एक्ट के अंदर भी और भी चीजें हैं जो अभी हमें जानना है। ठीक है, देखो अब क्या हुआ था, हमें हमें पता है जब मेरे पास एक्ट ऑफ 1786 आया, ठीक है ना, एक्ट ऑफ 1786 था, उसके अंदर अपने पास लॉर्ड कॉर्नवालिस को उन्होंने एक बोला था मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए आप, ठीक है ना। उनकी दो शर्तें थी, पहली कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को ओवरराइड कर सकते हैं, और दूसरी बात उनको कमांडर इन चीफ बनना था। ठीक है, तो इनको क्या बना दिया गया था, कमांडर इन चीफ के पोस्ट पे नियुक्त कर दिया गया था। अब ये बात कही गई कि हमको पता है गवर्नर ऑफ बंगाल है कोई, प्लस उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर इन 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से कोई भी कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर है वो कल को कमांडर इन चीफ बनने की चाह रखें, ठीक है। ओनली लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बनाया गया था, ये अकेला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसको कमांडर इन चीफ बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कोई भी ऐसा गवर्नर जनरल नहीं था जिसको कमांडर इन चीफ बनाया गया हो, ठीक है। अगर पहली चीज तो ये कि नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाने की कोई सिचुएशन पड़ती है तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो इन 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कभी भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट अपना यही है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट to be the member of governor general council unless he was so appointed, ठीक है, until and unless ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं करती है तब तक वो ये नहीं बन सकता है। ये अपने पास था फोर्थ पॉइंट। और जो इस एक्ट का लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई थी कि भाई जो मैंने पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 पढ़ा था उसके अंदर गवर्नमेंट के दो पार्ट हो गए थे, एक तो कमर्शियल पार्ट और एक पॉलिटिकल पार्ट। कमर्शियल पार्ट को जो देख रहे थे वो थे मेरे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल पार्ट्स को देख रहे थे बोर्ड ऑफ, मेरे को पता है इसको कौन देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि दोनों ही लंदन में बैठते थे, ठीक है। तो अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने सेटअप किया था किसके अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर, उन्होंने बोला जो ये आपने नया बोर्ड बनाया है इसके जितने भी खर्चे होंगे, इसके अंदर जितने भी स्टाफ्स होंगे, उन सब की पेमेंट कहां से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से, भारत से जो कर वसूली करके जो पैसा कमाया जा रहा था उसी से इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा दिया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, वो चाहती तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो था इसको भी दे सकती थी, बट उनको पता था इसका खर्चा किसको उठाने दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उठाने दो, ठीक है ना। इसका जो अपने पास था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो था उन सबका खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उठाने दो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे आता था उनका खर्चा कहाँ से उठाना पड़ेगा अब इनको, इंडियन रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहे हैं
वहां से हर एक मेंबर का सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज थी किसके अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर। तो अभी तक हमने जो एक्ट्स पढ़े हैं द कंपनी रूल के अंदर, ठीक है ना, द कंपनी रूल हमको पता है 1773 में स्टार्ट हुआ था। तो एक बार हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स जिनको ठीक किया गया 1781 के एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आता है जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं हमारे पास एक्ट ऑफ 1786 के अंदर, और जो आज हम लोगों ने पढ़ा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि बाकी गवर्नर जनरल्स को कुछ पावर दी गई कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहते हैं, उसकी पावर्स और स्ट्रॉन्ग कर दी गई टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसीज। उसके बाद ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ से जो नेक्स्ट चार्टर आता है वो सिर्फ 20 साल के गैप के बाद ही आएगा, जो कि नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता। और लास्ट बात, जो फिफ्थ बात और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आता है कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उसके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब की तनख्वाह, उन सब की पेमेंट कहाँ से आएगी, इंडियन रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहे हैं वहां से पे किया जाएगा। तो ये आज का एक्ट था। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1830, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और अभी तक कोई आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा।